हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू ग्रास्प। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के 10 क्वेश्चंस, दैट इज़ योर पेडागोजी सेक्शन। पेडागोजी सेक्शन में हर एग्ज़ाम की तरह 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, उसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस आए थे। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, which of the following social science subject may not be categorized under the pure social sciences branch? आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो प्योर सोशल साइंसेस ब्रांच में नहीं आता। सो यू शुड फोकस ऑन द वर्ड नॉट। ये पूछा हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। द फर्स्ट ऑप्शन वाज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स की स्टडी भी हम बेसिकली एक फील्ड में करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। वो फील्ड क्या है? इट डील्स विद द ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये आपको याद रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट किस चीज़ से डील करता है जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है, बिकॉज आप फ्यूचर में देखोगे कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। So, the first option was anthropology, which deals with study of human beings and basically human beings का origin, development, customs और beliefs से anthropology deal करता है। So, pure social sciences branch में anthropology included है। Second option है history। आप सब सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप सब ने अपनी हिस्ट्री की बुक ज़रूर पढ़ी होगी 6 to 12 की, जब आपने स्टडी करी होगी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से में, तो आपको पता होगा कि प्योर सोशल साइंसेस की ब्रांच है हिस्ट्री। थर्ड ऑप्शन था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली किस चीज़ से डील करता है कि लीडर्स जो हैं सोसाइटी में वो किस तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे कंट्री को। लीडर्स किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उस चीज़ से डील करता है आपका पब एड। लास्ट ऑप्शन जो आपका था मेडिसिन, ये सोशल साइंसेस ब्रांच में इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज मेडिसिन इज़ पार्ट ऑफ साइंस, नॉट सोशल साइंस। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जो प्योर सोशल साइंसेस ब्रांच में आते हैं, और ये आपको पता होने चाहिए सब्जेक्ट्स, बिकॉज आपके और पेपर में और PYQs में ये टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है। और सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स, देन लॉ, देन सोशियोलॉजी। इन सब सब्जेक्ट्स के नेम आप एक जगह पे नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये आपको फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके जो पेपर होंगे उनमें। देन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके प्योर सोशल साइंस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन साइकोलॉजी, ऑल्सो लिंग्विस्टिक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्कियोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एसोसिएटेड हैं प्योर सोशल साइंसेस ब्रांच से। आपको सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके प्योर सोशल साइंसेस ब्रांच में आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्रामेटाइजेशन। ड्रामा जो है एक तरीके की टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है। हम स्टूडेंट से ड्रामा कंडक्ट कराते हैं, एक तरीके की टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है जो टीचर्स यूज़ करते हैं सोशल साइंसेस क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट? इस कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपसे ये पूछा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ड्रामा ऑन कृष्णा द चाइल्ड विल हैव मोर एक्शन एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स। कृष्णा द चाइल्ड, कृष्णा गॉड पे अगर कोई ड्रामा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्शंस होंगे और स्पेशल इफ़ेक्ट्स होंगे। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आप सब ने मूवीज़ देखी होंगी कृष्णा द चाइल्ड पे, गॉड पे, और उससे एसोसिएटेड वीडियोस भी देखी होंगी, जिससे आपको पता होगा कि उसमें एक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिखाए जाते हैं, जैसे पीछे क्लाउड्स दिखाए जाएंगे, थंडरिंग दिखाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें इस एक्ट में देखने को मिलेंगी। सेकेंड जो ड्रामा दिया हुआ है वो दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी पे। इसमें कहा हुआ है द ड्रामा ऑन छत्रपति शिवाजी विल हैव मोर एम्फेसिस ऑन वर्ड्स। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जब छत्रपति शिवाजी पे कोई ड्रामा किया जाएगा तो उसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? वर्ड्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, वर्ड्स की प्रोनंसिएशन कैसी है, फ्लुएंसी कैसी है, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
Assessment of learning is divided into categories. Which of the following are those categories? This question comes in very easy category. फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, हर पेपर में आता है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। आपसे ये पूछा था कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरीज में, ये दोनों कैटेगरीज हैं या इनमें से कौन सी, आपसे ये पूछा हुआ था। सो आपको पता होगा फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों ही कैटेगरीज होती हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ बोथ 1 and 2। आपको डिटेल में स्टडी करना है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को फॉर योर DEET एग्ज़ाम। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब स्टडीज़ कंडक्ट हो रही होती हैं उसी बीच में मिड टर्म में जब हम असेसमेंट करते हैं, और ये असेसमेंट जो होती है दोनों के लिए हेल्पफुल होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होती है, उन्हें कहाँ पे समझ नहीं आ रहा हमें ये पता चलता है। टीचर्स के लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि टीचर्स की जो टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी है वो ठीक है या नहीं। जो समेटिव असेसमेंट होती है वो आपकी आउटकम ओरिएंटेड होती है। इसमें आपको स्टूडेंट्स को क्या देने होते हैं? ग्रेड्स देने होते हैं। इससे आप रिजल्ट्स बताते हो, इससे पता चलता है कि बच्चों ने एक्चुअल में कितना सीखा, और ये एंड ऑफ सेशन में किए जाते हैं, ये एंड ऑफ सेशन में कंडक्ट करे जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा हुआ था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, आपको याद रखना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनहेंसिंग फिजिकल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर। अगर एक क्लासरूम का फिजिकल क्लाइमेट टीचर को इम्प्रूव करना है तो इनमें से कौन सा स्टेप ले सकती है, आपसे ये पूछा हुआ है। फर्स्ट इज़ ड्रॉ अटेंशन ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज़। स्कूल अथॉरिटीज़ की टीचर अटेंशन एम्फेसाइज कर सकती है किस तरफ? फॉर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग को इम्प्रूव कराने के लिए। सो दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग आपका फिजिकल क्लाइमेट का एक पार्ट है, तो इस पर टीचर अगर एम्फेसाइज करती है तो ये आपका करेक्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड इज़ प्लेस अ डस्टबिन इन द क्लासरूम फॉर सिस्टमैटिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इन द क्लासरूम। एक डस्टबिन क्लासरूम में रख सकती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो सिस्टमैटिकली डिस्पोज कर सके गार्बेज को, जिससे रूम जो है नीट एंड क्लीन रहेगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में जो फिज़िकल क्लाइमेट है क्लासरूम का वो क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। सो बोथ द पॉइंट्स, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Now let us see the next question. The question is, which of the following statement is correct about the basics for learning art through exploration and understanding from the immediate environment? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आर्ट को अगर हम लर्न करते हैं उसके कंटेक्स्ट में? तो आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट शेप के ऊपर है, दूसरी स्टेटमेंट स्पेस के ऊपर है। शेप के बारे में क्या कहा गया है? शेप डिफाइंस एन एरिया, करेक्टर एंड वैरिड कॉन्टूर। शेप जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब क्या दिखाते हैं? ये आपको बताते हैं कि एक डेफिनेट एरिया क्या होगा। करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, जैसे कि हमें पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, तो हमें करेक्टरिस्टिक्स बताती हैं शेप। और कॉन्टूर के बारे में बताती हैं। कॉन्टूर का मतलब होता है शेप ऑफ आउटर सरफेस ऑफ समथिंग, शेप ऑफ आउटर सरफेस ऑफ समथिंग। सो हमें आउटर सरफेस की शेप पता चलती है, जैसे यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे स्क्वायर शेप है। देन सेकेंड स्टेटमेंट सेज स्पेस इज़ दैट एरिया ऑन विच द आर्ट फॉर्म इज़ क्रिएटेड। स्पेस वो एरिया होता है जहाँ पे आर्ट फॉर्म क्रिएट करी जाती है। स्थान के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे आप चीज़ को, जहाँ पे अपनी आर्ट को आप प्रोड्यूस करोगे, बनाओगे, क्रिएट करोगे, उस जगह को स्पेस कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी। सो द करेक्ट आंसर वॉज बोथ 1 and 2। लेट अस सी दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ही कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल इफ़ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड तो आपको डिटेल में इसके बारे में जानना होगा। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि चीफ एक्सपोनेंट्स कौन है ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कितने तरीके की होती है। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आपकी 5 टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है, जिसमें से जो फर्स्ट है वो है आपकी टाइप थ्योरी, सेकंड है आपकी ट्रेट थ्योरी, थर्ड है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, फोर्थ है आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, लास्ट इज़ योर साइको एनालिटिक थ्योरी। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि कितने तरीके की हमारी
पर्सनालिटी की थ्योरीज़ होती हैं, फिर आपको उनके नाम याद रखने हैं। टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। ट्रेट थ्योरी किसके बारे में बात करती है? डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, कि एक ह्यूमन बींग्स की क्या ट्रेट है, क्या पर्सनालिटी है, उसके बारे में बात करती है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी के फादर थे गॉर्डन एल्पॉट, आपको इनका नाम याद रखना है। ट्रेट थ्योरी के फादर हैं गॉर्डन एल्पॉट। इनके साथ साथ आर.बी. केटल एंड H.J. स्निक ने मिल के काम किया था ट्रेट थ्योरी पे। सो यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स कि कौन सा ह्यूमन बीइंग, कौन सा पर्सन, कौन सा एक्सपोनेंट किसके साथ कनेक्टेड है। सो ट्रेट थ्योरी के साथ गॉर्डन एल्पॉट, आर.बी. केटल, H.J. स्निक, के तीनों एसोसिएटेड है। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन 1 एंड 2। सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो है साइकोएनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड इज एसोसिएटेड विद साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी थ्योरी के बारे में, सो डैट इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। बट फॉर नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिचुएशन टेक्निक टू असेस द लर्निंग ऑफ चाइल्ड इज करेक्ट। सिचुएशन और उसको डील करने की टेक्निक आपको बताई गई है नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स में, और आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, सम चिल्ड्रन मे नॉट बी एबल टू लर्न एनी बेसिक एकेडमिक स्किल्स। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं सीख पाएंगे कोई भी बेसिक एकेडमिक स्किल, मतलब कि एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाएंगे। बट दे मे बी हैविंग टैलेंट इन सम अदर एरिया, बट वो किसी और एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, उस टैलेंटेड होंगे। तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे? कंपनसेशन टेक्निक को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे एक एरिया में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पर बी एरिया में इम्प्रूव कर पा रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हैं, टैलेंटेड हैं। तो इसके लिए जिस टेक्निक को फॉलोअप किया जा सकता है वो है आपकी कंपनसेशन टेक्निक। सेकेंड, सुमन इज स्टडिंग इन क्लास 4th। एक सुमन स्टूडेंट है, वो क्लास 4th में पढ़ रही हैं। शी इज़ एबल टू फॉलो द लेसन्स इन द क्लास। उन्हें क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं। बट व्हेन द टीचर आस्क्स हर क्वेश्चन इन ओरल एग्जाम शी इज़ अनेबल टू टेल। बट जब टीचर उनसे क्लास में क्वेश्चन पूछती हैं ओरली तो वो आंसर नहीं कर पाती हैं। सो जो स्टूडेंट है उसको क्लास में तो सब समझ में आ रहा है, बट वो टीचर को ओरल एग्ज़ाम में आंसर नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे हम अपना जो स्टाइल है स्टूडेंट से पूछने का वो ओरल की जगह रिटन भी तो कर सकते हैं। किसी और तरीके से भी तो हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है सुमन वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उसने कितनी नॉलेज को गेन किया है। ऑरली ना करके हम टेस्ट को रिटन भी कंडक्ट करा सकते हैं। सो यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ ए एम्पावर्ड वुमेन। दिस क्वेश्चन इज ईजी। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि एक एम्पावर्ड वुमेन के कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी एम्पावर्ड वुमेन होगी, सशक्त महिला होगी, तो क्या करेगी? अपने डिसीजंस खुद ले सकेंगी, इनफैक्ट दूसरों के डिसीजंस लेने में भी हेल्प करेंगी। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होएगी, किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होंगी, अपने डिसीजंस खुद ले सकेंगी, अपनी एक्टिविटीज़ खुद से कंडक्ट कर सकेंगी। थर्ड इज़ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली जो एक एम्पावर्ड वुमेन होती है वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ऑल द 3 गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट. This question is which of the following combination of stage of language acquisition, age of children is correct. इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेज आपकी करेक्ट, आपसे ये पूछा हुआ है। बच्चे सबसे पहले कूइंग स्टार्ट करते हैं, अराउंड 3 मंथ to 6 मंथ तक यही स्टेज चलती है। देन कम्स द स्टेज ऑफ बैबलिंग,
विच कम्स अराउंड 6 months. देन वन वर्ड स्टेज आती है अराउंड द एज ऑफ 1 year. देन कम्स 2 word स्टेज. सो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था कि बच्चे जो हैं, चाइल्ड जो है वो बैबल करना स्टार्ट कर देता है अराउंड 6 months, विच इज़ करेक्ट. सेकेंड था कि वन वर्ड स्टेज जो है बच्चों की वो 1 साल के आसपास आती है. आपने अपने आसपास सराउंडिंग्स में भी ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे बलबलाना शुरू करते हैं लगभग 6 महीने के आसपास, और लगभग 1 वर्ष में बच्चे 1 वर्ड स्टेज पे आ जाते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था एंड द करेक्ट आंसर वाज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे पेपर में देखने को मिलेगा. क्वेश्चन है, इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आर. आपसे पूछा है कि इंटरनल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, उनमें से इन तीनों में से कौन कौन से आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस की. इंटेलिजेंस जो है एक इंटरनल फैक्टर है. हालांकि अगर हम बात करें इंटेलिजेंस का जो प्रभाव है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से पड़ता है, पर इंटेलिजेंस अपने आप में इंटरनल फैक्टर है. हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. पेरेंट्स से हम जो इनहेरिट करते हैं ये आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. लास्ट कम्स सोशल नेचर. सोशल नेचर आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है, बट सोशल नेचर की करेक्टरिस्टिक क्या है, ये इंटरनल फैक्टर है. सोशल नेचर कैसे आपका इंटरनल फैक्टर है. एक पर्सन सोशलाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इट इज़ एन इंटरनल फैक्टर एंड नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर. आप प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना कि कौन कौन से आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. आई विल शो यू सम मोर क्वेश्चन इन सम अनदर वीडियो जो इस टाइप के क्वेश्चन थे. जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स में आपके इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं. आपको ये सारे फैक्टर्स याद रखने हैं फॉर योर एग्ज़ाम. देन इंटेलिजेंस आ जाता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपके किस में आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स में. एंड सोशल नेचर भी आपका इंटरनल फैक्टर में आता है. एक बार हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है. एक्सटर्नल फैक्टर में वो सारी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे जो एज अ चाइल्ड आपने बाहर से देखे, जैसे कि आपकी फ़िज़िकल सराउंडिंग्स आ जाती हैं. बायोलॉजिकल आपकी इंटरनल में आती हैं, फिज़िकल सराउंडिंग्स आपकी एक्सटर्नल में आती हैं. देन एक्सीडेंट्स जो आपने फेस करे लाइफ में, आपके लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स रहे हैं ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. Let us end this video by this question. You need to solve this question and comment down the answer in the comment section below. The question is physical and mental health of the mother. फिज़िकल और मेंटल हेल्थ मदर की प्रेगनेंसी के टाइम पे ये क्या कंपोनेंट होगा, इंटरनल फैक्टर होगा या फिर से एक्सटर्नल फैक्टर होगा. आपको ध्यान रखना है फिज़िकल और मेंटल हेल्थ केयर दोनों चीज़ें जो मदर की हैं प्रेगनेंसी के समय ये एक चाइल्ड पर किस तरीके का फैक्टर इन्वॉल्व करेंगी, इंटरनल फैक्टर या फिर से एक्सटर्नल फैक्टर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ you will correctly answer this. Thank you for watching the video. If you have any doubt, you can comment down in the comment section.